हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और घृणित निगाहों के तहत उन्होंने जल्दी से सभी अंतरिक्ष बेल्टों पर कब्जा कर लिया और उनके अंदर राक्षस कोर एकत्र कर लिए। उनके भंडार की जांच करने पर पता चला कि उन 8 के पास कुल 130 राक्षस कोर थे। इतनी बड़ी संख्या देखकर रुद्र भी आश्चर्यचकित हो गया। सुभाष ने प्रशंसापूर्वक कहा, मैंने नहीं सोचा था कि उनके पास इतने सारे राक्षसी कोर होंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमसे पहले कई लोगों को लूटा है, अन्यथा वे अपनी ताकत से 3 दिनों के अंतराल में इतने सारे राक्षसों को मारने में सक्षम नहीं होते। रुद्र ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर बोला, बड़े भाई, चलो कोर को 6 भागों में बांट ले ताकि हम सभी को बराबर हिस्सा मिले। यह अच्छा नहीं है। रुद्र ने नए वक्ता की ओर रुख किया, जो सुभाष की टीम का एक युवा था। रुद्रसेन, हम इन राक्षस कोर को प्राप्त करने में सक्षम थे। इसका एकमात्र कारण आप और आपके साथी थे। हमने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको हमारे साथ कोर को विभाजित नहीं करना चाहिए और इसे आप दोनों के बीच ही रखना चाहिए। छात्र के सुझाव को अन्य 2 छात्रों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उनमें से एक ने तुरंत कहा, गौतम सही कह रहा है। रुद्रसेन, अगर आप और आपके दोस्त न होते तो हम चारों की ताकत जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होती। मुझे डर है कि हम अपने राक्षसी कोर की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जब हमारे राक्षसी कोर उनकी पकड़ से सुरक्षित हैं, तो हम संतुष्ट हैं। समुंदर गुप्ता और उसके दोस्तों से जो राक्षस कोर आपको मिले हैं, वे कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है रुद्रसेन, आप और आपके दोस्त की संयुक्त शक्ति से आप इन राक्षस कोर को प्राप्त करने में सक्षम थे। हम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं कि इसे बांट लें? रुद्र की आंखों में चमक थी जब वह उनके चेहरों की ओर देख रहा था और झूठ के किसी भी संकेत की तलाश कर रहा था। हालांकि वह केवल सच्ची ईमानदारी ही देख सकता था, बेईमानी का कोई निशान नहीं था। तीनों के प्रति उनका सम्मान काफी बढ़ गया, लेकिन वास्तव में वह अपने बड़े भाई की सबसे अधिक प्रशंसा करते थे। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके बड़े भाई को इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले 3 दोस्त मिल जाएंगे। हालांकि सुभाष का शरीर और दिमाग बाघ जैसा था, लेकिन रुद्र समझ गया कि उसका भाई बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। रुद्र ने हंसते हुए कहा, इस स्थिति के लिए सभी का योगदान था। यदि आप लोगों ने उन्हें रोका न होता, यदि उन्होंने किसी तरह समुंदर गुप्ता के साथ मिलकर मुझ पर हमला कर दिया होता, तो मुझे डर है कि मैं तब हार जाता। चलो ऐसा करते हैं, राघव और मैं राक्षस कोर का आधा हिस्सा लेंगे और तुम लोग बाकी ले लोगे और इसे आपस में बांट लोगे। ये ठीक होना चाहिए, है ना? हाँ, चौथे भाई ने जो कहा वह सही है। यह ऐसा काम है जिसके लिए हम सभी ने कड़ी मेहनत की है, तो चलिए चौथे भाई के विचार का अनुसरण करते हैं और राक्षस कोर को विभाजित करते हैं। इसका आधा हिस्सा चौथे भाई और उसके दूसरे दोस्त को दिया जाएगा। बाकी आधा हिस्सा हम चारों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। सुभाष हंसा। वह और रुद्र सगे भाई थे, यद्यपि उनकी माताएं अलग अलग थीं, फिर भी इससे उनके बीच के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। वह उसके साथ कंजूसी नहीं करता था। सुभाष के उनके पक्ष में निर्णय लेने के बाद अन्य 3 छात्र और अधिक मना नहीं कर सके और उन्होंने उत्साहपूर्वक राक्षस कोर ले लिया। इसे बांटने के बाद चारों में से प्रत्येक को कम से कम 1 दर्जन मिले, जिससे उनमें काफी उत्साह आया। इस राशि के साथ ये पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा स्वयं जुटाई गई राशि से भी अधिक थी। इस घटना के बाद किसी की भी वहां रुकने की कोई योजना नहीं थी और अपना स्थान बदलने के बाद उन्होंने मांस भूनने के लिए नई आग जलानी शुरू कर दी। 6 लोग आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए और सुभाष हंसने लगा, चौथे भाई, मैं आपको सभी से मिलवाता हूँ। ये तीनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, गौतम, हरीश और डेरियन। उन्होंने तीनों की ओर इशारा करते हुए कहा, चौथे भाई, गौतम और हरीश एक जैसे जुड़वां हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जब वे अपने चेहरे की गंदगी धोएंगे, तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन है। रुद्र मुस्कुराया और एक एक करके तीनों का अभिवादन किया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे एक दूसरे से इतने परिचित हो गए कि राघव का नाम भी उन्हें पता चल गया। अचानक सुभाष का चेहरा स्थिर हो गया और उसने पूछा, चौथे भाई, मुझे याद है कि जंगल में जाने से पहले आपकी शक्ति अभी तक संत स्तर पर नहीं थी, तो फिर आप तीसरे क्षेत्र में क्यों हैं? और अब इतने शक्तिशाली होने के कारण आप मध्यम श्रेणी के पवन संत समुंदर गुप्त को भी हराने में सक्षम थे। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दिनों तक जंगल में रहने के दौरान आपने कोई रास्ता निकाल लिया हो? सुभाष के तीनों दोस्तों ने इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक ध्यान दिया। जैक और जुड़वा दोनों सुभाष का प्रश्न सुनकर रुचि लेने लगे और अपना ध्यान रुद्र की ओर केंद्रित कर लिया।
रुद्र द्वारा समुंदर गुप्ता की पिटाई का उन तीनों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यद्यपि उन्होंने बहुत पहले से अकादमी में यह अफवाह सुनी थी कि वह शक्तिशाली है, परंतु अफवाहों में उसकी ताकत को इस सीमा तक बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया था। रुद्र ने हंसते हुए अपनी लोहे की रॉड सुभाष की ओर बढ़ा दी। बड़े भाई, देखो, यदि मैं संत होता तो क्या मैं अभी भी इस तरह के हथियार का उपयोग कर रहा होता? सुभाष ने लोहे की छड़ को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन वह वैसी ही दिख रही थी। उसने रुद्र के हाथ में खून से सनी लोहे की छड़ को पहले ही पहचान लिया था और वह अभी भी एक सामान्य जंग लगी टूटी हुई लोहे की छड़ थी। यह सुभाष की आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक मौन सदमे की स्थिति में था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र केवल जंग लगी लोहे की छड़ का उपयोग करके समुंदर गुप्ता को हराने में सक्षम होगा, और अगर यह उसकी आंखों के सामने नहीं हुआ तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार दिया जाए। उसी समय जैक और जुड़वा बच्चों की नज़र सुभाष के हाथ में लोहे की छड़ पर पड़ी। वे तीनों आश्चर्यचकित हो गए और फिर रुद्र की ओर ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई राक्षस हो। उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, मेरी और राघव की संयुक्त शक्तियों के साथ दूसरे क्षेत्र में कोई भी जादुई जानवर हमारे बराबर नहीं था, इसलिए हमने तीसरे क्षेत्र में जाने का फैसला किया। ये सुनकर सुभाष और अन्य तीनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरा क्षेत्र श्रेणी 1 जादुई जानवरों से भरा हुआ था। यद्यपि वे कमजोर थे और उनकी आक्रमण शक्ति भी कम थी, फिर भी एक औसत संत के लिए भी जंगल में जीवित रहना एक कठिन कार्य होता, और रुद्र अभी भी स्पष्टतः संत नहीं थे। कहने को तो दूसरा क्षेत्र अब चुनौती नहीं रहा, यहाँ तक कि सुभाष और उसके दोस्त भी रुद्र की बेतुकी ताकत को कोसते थे। थोड़ी देर बाद सुभाष और उसके दोस्तों को आखिरकार होश आ गया। सुभाष ने पूछना जारी रखा, चौथे भाई, आप अभी तक संत भी नहीं बने हैं और आप पहले से ही इतने अद्भुत हैं। जब वह दिन आएगा और आप संत बन जाएंगे तो मैं सचमुच यह अनुमान नहीं लगा सकता कि आप कितने अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। सुभाष ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। अच्छा चौथे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब संत बनोगे? अपने आप से और अधिक बुदबुदाते हुए, मैं इस समय वन ओ परत के शिखर पर हूँ। इस वन अभ्यास के बाद मैं संत बनने का लक्ष्य रखूंगा। सुभाष ने आश्चर्य और सदमे में एक गहरी सांस छोड़ते हुए रुद्र की ओर देखा। चौथे भाई, तुम शब्दों से परे अद्भुत हो। अभी कुछ महीने पहले की बात नहीं है, आप पावित्रा प्रकाश अकादमी में नए छात्र थे, जो केवल 8 कक्षा में थे। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने कम समय में वन ओ परत के शिखर तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जैक और जुड़वा बच्चों को विश्वास नहीं हुआ और रुद्र के प्रति उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। रुद्र ने जो शक्ति दिखाई थी वह अद्भुत थी, उसकी साधना की गति तीव्र थी तथा वह अकल्पनीय सीमा तक पहुंच सकती थी। रुद्र निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस समय सुभाष के तीनों मित्र तुरंत इस निर्णय पर पहुंचे कि भविष्य में उन्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा तथा उसे अपमानित करने से बचना होगा। रुद्र ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने देखा है कि तीसरे क्षेत्र में कई लोग दूसरों से राक्षस कोर चुराने का सहारा ले रहे हैं। ये कैसे हो गया? सुभाष ने सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ये किसने शुरू किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दूसरे दिन किसी ने इस तथ्य पर भरोसा करते हुए राक्षस कोर चुराना शुरू कर दिया कि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। इस खबर के फैलने के बाद तीसरे क्षेत्र के सभी लोग भी इसी राह पर चल पड़े और कोर लूटने के लिए समूह बनाने लगे। आखिरकार श्रेणी 2 के जादुई जानवर श्रेणी 1 के जादुई जानवरों की तुलना में दुर्लभ हैं और उन्हें मारना और भी कठिन है। एक जानवर को मारने से आपको केवल एक ही कोर मिलेगा, लेकिन दूसरे जानवर से चोरी करना शिकार करने से कहीं अधिक आसान है और अच्छी किस्मत से आपको बहुत सारे कोर भी मिल जाएंगे। अब तक तीसरे क्षेत्र में सभी छात्र एक दूसरे से चोरी करने लगे थे। कई लोगों की कड़ी मेहनत से कमाई गई राक्षसी कोर उनसे तब चुरा ली गई जब वे अकेले थे या उनकी संख्या कम थी। जो लोग घायल हुए थे उन्होंने जल्दी ही काम छोड़ देने का फैसला किया, जिससे क्षेत्र में संख्या में भारी कमी आई। जो शिक्षक गुप्त रूप से छिपे हुए हैं, उन्हें इसकी परवाह क्यों नहीं है कि क्या हो रहा है? राघव ने पूछा। जब तक यह जानलेवा चोट या जीवन मृत्यु के बीच का नाजुक बिंदु नहीं है, तब तक छिपे हुए शिक्षक सामने नहीं आएंगे। आखिरकार हम जंगल में जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए इसलिए आए हैं ताकि हम अपने आप को संयमित कर सकें, और यह भी नहीं कि हमें इस बात का परीक्षण भी करना पड़ रहा है कि लूटे जाने पर हम कैसे एकजुट हो सकते हैं। तियान युआन महाद्वीप में ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। वे हमें इसका अनुभव जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़वा बच्चों ने कहा। राघव को अचानक एहसास हुआ और वह चिल्ला उठा। रुद्र ने अपने बड़े भाई और उसके दोस्तों को देखकर एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। चूंकि अन्य लोगों में हमसे हमारे राक्षसी कोर को लूटने की हिम्मत है, तो हम पहले उन्हें क्यों नहीं लूट सकते? क्या आप लोग इस मामले में मेरे साथ हैं? रुद्र की बात सुनते ही समूह की आंखें चमक उठी। ठीक है, हम ये करेंगे। रुद्र सेन, हम आपका पीछा करेंगे।
जैक ने खड़े होकर रुद्र को घूरते हुए कहा, उसकी आवाज में वीरता की भावना झलक रही थी। बुरा नहीं है, पहले हमारी ताकत कम थी और हम केवल अंधाधुंध भाग सकते थे। लेकिन अब जब रुद्र यहाँ है, भले ही हम एक मध्यम श्रेणी के संत से मिलें, जीत असंभव नहीं है। चूंकि यह आखिरी रात है, तो चलिए इसका कुछ मजा लें। हरीश और गौतम हंस पड़े। ठीक है चौथे भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बात सुनेगा, सुभाष ने खुश होकर कहा। राघव की कोई राय नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ समय तक बिना किसी सवाल के रुद्र का अनुसरण करने का निर्णय कर लिया था। जब सभी ने भरपेट खाना खा लिया और अपनी योजनाओं पर चर्चा कर ली, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जुड़वा बच्चों को अपने लक्ष्य की तलाश में आसपास के क्षेत्र में जाने दिया जाए, जबकि बाकी लोग उनके लौटने का इंतजार करें। जुड़वा बच्चे शीघ्र ही वापस आए और बताया कि उन्होंने पास में 5 लोगों का एक समूह देखा था। रुद्र तुरंत उन जुड़वा बच्चों का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां उन्होंने उन्हें देखा था। जब रुद्र का समूह उस स्थान पर पहुंचा, तो 5 लोग आराम करने की तैयारी कर रहे थे और रुद्र के अचानक हमले से वे बिना तैयारी के ही फंस गए। चूंकि समूह केवल प्राथमिक संत स्तर पर था, इसलिए वे रुद्र और उसके समूह से शीघ्र ही पराजित हो गए। हालांकि उनके पास इतने अधिक मॉन्स्टर कोर नहीं थे, केवल 20 के आसपास ही थे। राक्षस कोर लेने के बाद उन्होंने उन्हें परेशान करना जारी नहीं रखा और तुरंत क्षेत्र छोड़ दिया। पूरी रात रुद्र और बाकी लोग सोए नहीं, इसके बजाय उन्होंने जंगल में और अधिक लक्ष्यों की तलाश की। अब तक तीसरे क्षेत्र में ज्यादा लोग नहीं थे, और जब से उन्होंने अपनी खोज शुरू की थी, तब से उन्हें केवल 3 अलग अलग समूह ही मिले थे। लेकिन उन्हें और अन्य लोगों को ये बात मनोरंजक लगी कि आधी रात को रुद्र का समूह एक अन्य समूह से टकराया, जिसके विचार भी वही थे, और इसलिए उन्होंने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। दोनों पक्षों में 6 लोग थे, और दूसरे समूह में 2 मध्यम संत भी थे, जिनकी ताकत काफी मजबूत मानी जा सकती थी। हालांकि वे दोनों रुद्र और राघव के खिलाफ फंस गए। अंत में रुद्र अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ विजयी हुआ, और पुरस्कार के रूप में उसे 150 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर प्राप्त हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समूह द्वारा कई लोगों के राक्षसी कोर छीन लिए गए थे। तीसरी लड़ाई के बाद रुद्र के अलावा बाकी सभी थक गए थे और आगे लड़ाई जारी नहीं रख सके। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्होंने शेष रात छिपने और सोने के लिए गुप्त स्थान की खोज में बिताई। यद्यपि रुद्र और राघव आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु अन्य 4 ऐसा करने की स्थिति में नहीं थे, और उन्हें किसी भी आश्चर्यजनक हमले से बचाने के लिए उन दोनों की आवश्यकता थी। बिना कहे ही रुद्र और समूह को भारी मात्रा में उत्पादन प्राप्त हुआ था। 20 विशाल कोर वाले पहले समूह को छोड़कर अन्य 2 समूहों के पास क्रमशः 70 कोर और 150 कोर थे। इस प्रकार कुल मिलाकर अब उनके पास 260 कोर थे। इतने सारे राक्षस कोर को देखकर रुद्र को संदेह होने लगा कि यह तीसरे क्षेत्र में वर्ग 2 राक्षस कोर की कुल मात्रा का आधा हिस्सा था। रात शांतिपूर्वक बीत गई और समूह जंगल के बाहर की ओर चल पड़ा। कुछ हर्बल दवाओं से सुभाष और अन्य लोगों के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब वे पहली बार जंगल में दाखिल हुए थे, तो स्कूल प्रशासन ने पहले से ही अपने स्पेस बेल्ट के अंदर ये दवाइयां तैयार कर रखी थीं। इस समय सुभाष और उसके सभी दोस्तों ने भेड़िए की अच्छी तरह से बनी हुई खाल पहन रखी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। भेड़ियों की खालें वही थी जो रुद्र और राघव ने भेड़ियों के झुंड को मारने के बाद बनाई थी। उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में खालें एकत्र की थीं। अब जब उनके 3 दिन पूरे हो गए थे, तो 6 लोगों का समूह जंगल के किनारे की ओर चल पड़ा। यदि वे राक्षसों के कोर की रक्षा तब तक कर सकें जब तक वे बाहर न पहुंच जाएं, तो वे कार्य को पूरी तरह से पूरा कर सकेंगे। और चूंकि अकादमी कोर नहीं लेगी, इसलिए वे इसका उपयोग स्वयं कर सकेंगे। सड़क पर यात्रा करते समय रुद्र और बाकी लोग बहुत सतर्क थे। यह महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि किसी भी समय उन पर घात लगाकर हमला किया जा सकता था। रुद्र और राघव अभी भी पूरी तरह से सक्रिय थे, लेकिन सुभाष और अन्य लोग अच्छे स्वास्थ्य में नहीं थे। यदि उन पर किसी अन्य शक्तिशाली समूह द्वारा आक्रमण किया जाता, तो भयंकर युद्ध टाला नहीं जा सकता था, जिसे रुद्र टालना चाहता था। रुद्र सड़क पर चल रहा था, उसके पीछे राघव था, जबकि बाकी लोग सीधी रेखा में उसके पीछे चल रहे थे, और वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां जंगल की सफेद जादुई छटा बाहर की ओर फैल रही थी। तीसरे दिन की समाप्ति के साथ ही जादू ने अचानक अपना रूप बदल लिया, जिससे खोए हुए छात्रों को यहां तक आने में मदद मिली। जब रुद्र ने अपने आसपास का वातावरण देखा, तो उसकी आत्मा उसे चारों ओर से घेर रही थी। तीसरा क्षेत्र दूसरे क्षेत्र जितना शांत नहीं था। उन्हें न केवल जादुई जानवरों से अपनी रक्षा करनी थी, बल्कि उन्हें अन्य छात्रों से भी अपनी रक्षा करनी थी। अन्य छात्र हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। इस कारण प्रवेश द्वार के जितना करीब पहुंचा जाता, यह उतना ही खतरनाक होता जाता। आखिरकार जादू अपने आप में एक छेद दिखा रहा था, जिससे छात्रों को बाहर निकलने में मदद मिल सके,
इसलिए उनमें से कई जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और खुद को उन अन्य छात्रों के लिए खुला लक्ष्य बना रहे थे जो उन पर घात लगाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ घंटे बीत गए, रुद्र और राघव तीसरे क्षेत्र के निकास के करीब पहुंच रहे थे। पूरी यात्रा काफी शांतिपूर्ण रही, हालांकि नियमित अंतराल पर उन्हें किसी जादुई जानवर का शव मिलता रहा। कभी कभी तो एक ही स्थान पर 2 to 3 जादुई जानवरों की लाशें भी पड़ी होती थीं। कुछ घंटों की भागदौड़ के बाद रुद्र के लोगों का समूह अंततः तीसरे क्षेत्र के निकास द्वार के बाहर पहुंच गया। वे आसानी से गुजरकर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इस समय हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। वे सभी समझ गए थे कि उनके राक्षस कोर सुरक्षित थे, क्योंकि तीसरे क्षेत्र को छोड़ने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने आवश्यक 2 राक्षस कोर एकत्र किए हैं या नहीं, उनका कार्य पूरा हो गया था। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके राक्षसी कोर को चुराने का साहस कर सके। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यात्रा इतनी शांतिपूर्ण होगी। ये वास्तव में मेरी उम्मीदों के विपरीत था। सुभाष खुशी से मुस्कुराए, उनके स्वर में उत्साह की झलक भी थी। हरीश ने भी प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह सही है, और यहाँ मैंने सोचा था कि हम कुछ आश्चर्यजनक हमलों का शिकार हो जाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि रास्ता इतना शांत होगा। ये वास्तव में सभी उम्मीदों के विपरीत है। जैक ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने स्पेस बेल्ट को छुआ और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि तीसरे क्षेत्र में राक्षस कोर चुराने वाले लोग चोटों से पीड़ित थे और उनके पास सड़क पर दूसरों से चोरी करने की ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा अधिकांश लोगों की मानसिकता भी संभवतः हमारी ही तरह है, केवल आत्मरक्षा पर ही जोर दिया जाता है। जब तक हम तीसरे क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे, हम संतुष्ट रहेंगे। हम में से किसी को भी अब राक्षस कोर चुराने के विचार में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, यह सही है। आपने जो कहा वह सही है। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। रुद्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि परिस्थिति वैसी ही हो जैसा आप सोच रहे हैं। दरअसल पूरी यात्रा के दौरान रास्ते में छिपे स्थानों पर कुछ लोग हम पर घात लगाने के लिए तैयार बैठे थे, बस आप लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग अंधेरे में छिपे हुए थे, उन्होंने शायद यह देख लिया था कि हम लोगों की संख्या बहुत अधिक है, या फिर उनमें हमारी ताकत को पहचानने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे ये तय नहीं कर पाए कि वे हमें नष्ट कर सकते हैं या नहीं। इसीलिए उन्होंने हमारी ओर कोई हरकत नहीं की। अन्यथा हमारे लिए तीसरे क्षेत्र को सुरक्षित रूप से छोड़ना संभव नहीं था। ये सुनकर लोगों के भाव बदल गए। सुभाष ने लंबी सांस ली और कहा, यह अच्छी बात है कि चौथे भाई ने यह सुनिश्चित किया कि हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अन्यथा अगर लोगों को पता चल जाता कि हम चारों घायल हो गए हैं, तो मुझे डर है कि हम इतने भाग्यशाली नहीं होते। ये सुनकर हरीश और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और रुद्र की ओर सम्मान भरी नजरों से देखा। ठीक है, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। जब हम अकादमी वापस लौटेंगे तो आप लोगों को अपने घावों की ठीक से देखभाल करनी होगी। 6 लोगों का समूह पहले क्षेत्र की ओर चलता रहा। जैसे जैसे वे निकास के करीब पहुंचे, पास स्थित अकादमी धीरे धीरे उनकी दृष्टि में आ गई। यद्यपि निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग थे जो इस कार्य को सहन नहीं कर सके और बीच में ही हार मान गए, फिर भी कम से कम 1000 लोग एक साथ जंगल में प्रवेश कर गए थे। भले ही आधे से अधिक लोगों ने हार मान ली हो, फिर भी कम से कम कुछ 100 लोग बचे हुए थे। हालांकि विशाल जंगल में फैले मात्र सैकड़ों लोग एक दूसरे से शायद ही कभी मिलते थे, इसलिए उन लोगों से मिलना दुर्लभ था जिन्होंने जंगल में ही रहने का निर्णय लिया था। रुद्र की नज़र उसके आसपास के लोगों पर पड़ी जो उसी तरह पहले क्षेत्र से अकादमी की ओर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि अधिकांश नरों के धड़ नंगे थे तथा वे घावों से ढके हुए थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के सभी लोग दयनीय स्थिति में थे। उनके नग्न धड़ गंदगी से ढके हुए थे और उनके चेहरे गंदगी से ढके होने के कारण पहचाने नहीं जा सकते थे। केवल कुछ महिलाएं ही अभी भी अकादमी की वर्दी पहनती थीं। हालांकि सभी वर्दी बहुत गंदी हो गई थी और कपड़ों पर जगह जगह दरारें थीं। यहाँ तक कि एक भिखारी का कपड़ा भी उनसे बेहतर था। इसके अलावा उन्होंने अपने कपड़ों के उन हिस्सों को ढकने के लिए चौड़े पत्तों का इस्तेमाल किया, जिससे वे बेहद दयनीय व्यक्ति की तरह दिखाई दिए। इन सभी लोगों में कुछ ऐसे भी थे जिनके पैरों में गंभीर चोटें थीं, जिसके कारण वे चलने में असमर्थ थे। पूरे रास्ते में उन्हें अपने साथियों का सहारा मिला और वे एक एक कदम बढ़ाते हुए जंगल के बाहर पहुंच गए। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आसपास कोई जादुई जानवर नहीं था। ये पहले से भी अधिक सुरक्षित था। इसके तुरंत बाद रुद्र के समूह ने पहले क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आकाश में जादू द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण किया और अंततः वे जंगल से बाहर निकल गए। बाहर उप प्रधानाचार्य गुप्ता राज खड़े थे, जो सफेद चांदपाव पहने हुए थे और उनकी पीठ सीधी थी। उसके पीछे कुछ अध्यापक उदासीन भाव से खड़े थे। उनके पीछे लगभग 1000 पवित्र प्रकाश अकादमी के छात्रों का एक बड़ा समूह था। उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया था। दाहिनी ओर के समूह में दूसरे समूह की तुलना में कई गुना अधिक लोग थे।
उनमें से कुछ लोगों ने अकादमी की वर्दी पहन रखी थी जो गंदी थी, लेकिन बहुत कम फटी हुई थी। कुल मिलाकर वे उत्कृष्ट और अक्षुण्ण स्थिति में प्रतीत हुए। दूसरे समूह के लोग अधिक कठिन परिस्थिति में प्रतीत हो रहे थे। उनकी वर्दियां फटी हुई थीं और उन पर खून के काफी धब्बे भी लगे हुए थे। उनके कपड़ों पर कई जगह लगी चोटों के नीचे ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उनके शरीर पर कई निशान थे। बाईं ओर वाले समूह में केवल 200 लोग थे। वे सभी दयनीय स्थिति में थे। वहां मौजूद अधिकांश लोगों ने छाल या जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने हुए थे और कुछ लोगों के धड़ नंगे थे। हालांकि जंगल से बाहर निकले सभी लोगों को एक शिक्षक द्वारा बाईं ओर के समूह में शामिल होने के लिए संगठित किया गया था। इसके बाद रुद्र का समूह चुपचाप घास पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। इस समय तक वह ये समझ चुका था कि बाएं समूह के सभी लोग वे थे जो पूरे 3 दिन तक जंगल में रहे थे और आज ही जंगल से निकले थे। दूसरी ओर सही समूह के वे लोग थे जो 3 दिन पूरे होने से पहले बच निकले थे। अकादमी के नियमों के अनुसार चाहे उन्होंने 2 राक्षस स्कोर प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा किया हो या नहीं, वे अभी भी अपने कार्यों में विफल रहे थे। जैसे ही उसने अपनी दृष्टि एक गोलाकार दिशा में घुमाई, रुद्र ने पाया कि उसके साथ वाले समूह में कई लोगों के चेहरे पर उदासी थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ लोगों को गहरी घृणा भरी नजरों से देखते थे, मानो वे अपनी आंखों से आग उगल देंगे। तभी रुद्र को कुछ एहसास हुआ। वह पीछे मुड़ा और देखा कि गंदे चेहरे वाले और जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने 2 लोग उसी तरह के कपड़े पहने एक छात्र का साथ दे रहे हैं। दोनों इस समय रुद्र को विषैली घृणा से घूर रहे थे, मानो अपनी निगाहों से ही उसे जलाकर राख कर देना चाहते हों। उनकी हत्या की प्रबल मंशा थी। जब रुद्र ने लोगों को ध्यान से देखा तो उसके मुंह से व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली। उन्होंने पहले ही पहचान लिया था कि वह व्यक्ति वास्तव में समुंदर गुप्ता था। हालांकि रुद्र जानता था कि पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बाद उसने निश्चित रूप से समुंदर गुप्ता के साथ गलत किया था। रुद्र ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ताकत के मामले में वह समुंदर गुप्ता से किसी भी तरह कम नहीं थे। एक बार जब वह संत अस्त्र को संघनित करने और संत बनने में सक्षम हो गया तो समुंदर गुप्ता उसके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में यद्यपि रुद्र को सेन वंश की ताकत के बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं था, फिर भी वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। समुंदर गुप्त फॉरबिडन सिटी के एक प्रमुख शक्तिशाली कबीले के नेता का पुत्र था, लेकिन रुद्र की राय में गुप्त वंश के लोग उसे इतनी छोटी सी बात पर परेशान नहीं कर सकते थे। आखिरकार समुंदर गुप्ता को रुद्र द्वारा घायल किया गया था, क्योंकि अकादमी द्वारा उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा गया था। इसके अलावा उस समय ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि समुंदर गुप्ता ने पहले अपने बड़े भाई के समूह पर हमला किया था। बाद में जब सभी लोग जंगल से बाहर चले गए तो रुद्र का समूह 300 to 400 लोगों का हो गया था। इसी समय उप प्रधानाचार्य गुप्ता राजभीर के सामने आए। उन्होंने चारों ओर उन लोगों के समूह को देखा जो स्पष्टतः कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। वह मुस्कुराए और जोर से बोले, बहुत अच्छा। जैसी कि उम्मीद थी, आप में से किसी ने भी मुझे निराश नहीं किया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जादुई जानवरों का शिकार करने और 3 दिनों तक जंगल में रहने के इस आयोजन में पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक लोग शामिल होंगे। अब मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी वर्तमान संरचना बनाए रखे और अकादमी की ओर वापस चलना शुरू करे। इसके बाद दोनों समूहों ने अपनी सटीक संरचना बनाए रखी और तेजी से अकादमी की ओर आगे बढ़े। यात्रा के मध्य में जब उन्हें एक छोटी नदी मिली तो सभी लोग अपना चेहरा धोने के लिए रुक गए और फिर आगे बढ़ गए। बहुत जल्द ही छात्रों का समूह अकादमी की ओर बढ़ने लगा और दूरी पर उन्होंने देखा कि खेल मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनाया गया था। लोगों का समूह मंच के सामने रुक गया और उप प्रधानाचार्य गुप्ता राज तथा कुछ शिक्षक मंच की ओर बढ़े। उप प्रधानाचार्य सीधे और प्रभावशाली तरीके से अध्यक्ष के स्थान पर बैठे और शांति से कहा, हर 3 साल में एक बार होने वाली जादुई जानवर शिकार प्रतियोगिता अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। अकादमी के नियमों के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद अब हम पुरस्कार वितरित करेंगे। मैं अब उन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं जो पूरे 3 दिनों तक जंगल में रहे और 2 राक्षस स्कोर इकट्ठा किए, कि वे एक साथ आगे आएं। जैसे ही उप प्रधानाध्यापक ने बोलना समाप्त किया, लगभग 100 लोग तुरंत भीड़ से बाहर चले आए। मैं अब सबसे पहले क्लास 1 मॉन्स्टर कोर की गिनती करूंगा। जिन छात्रों ने कक्षा 1 के जादुई जानवरों का शिकार किया है, कृपया अपने पास मौजूद राक्षस कोर की संख्या की गणना के लिए मंच पर आएं, उप प्रधानाध्यापक ने आगे कहा। इसके बाद रुद्र और राघव सहित कक्षा 1 के जादुई जानवरों को मारने वाले सभी छात्र मंच पर आ गए। वहां एक शिक्षक को विशेष रूप से छात्रों द्वारा अर्जित मॉन्स्टर कोर की संख्या गिनने और रिकॉर्ड करने का काम सौंपा गया था। लगभग 100 लोगों में से अधिकांश लोग संत स्तर से नीचे के थे तथा उन्होंने द्वितीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया था। जब कक्षा 1 के मॉन्स्टर कोर वाले छात्र वहां पहुंचे तो वहां केवल 30 से कुछ अधिक लोग ही बचे थे।
इससे वे छात्र, जो तीसरे क्षेत्र की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, उलझन में पड़ गए। यद्यपि तीसरे क्षेत्र में श्रेणी 2 के जादुई जानवर थे, लेकिन उन सबकी आक्रमण शक्ति कम थी। एक संत जो संत शस्त्र को संघनित कर सकता है, उसके लिए जादुई जानवर के खिलाफ अकेले लड़ना संभव नहीं हो सकता है। जब तक कुछ लोग एक साथ काम करते हैं, तीसरे क्षेत्र के भीतर जादुई जानवरों का शिकार करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह निश्चित रूप से उस छात्र के लिए आसान होगा जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा है और वह कक्षा 1 के जादुई जानवर को मार सकता है। आखिरकार, संतों के पास जो संत हथियार थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे तथा अन्य साधारण हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। तार्किक रूप से, तीसरे क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा अपना कार्य पूरा करने की संभावना निश्चित रूप से दूसरे क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक होनी चाहिए। हालांकि, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस आयोजन का परिणाम ऐसा होगा। तीसरे क्षेत्र में केवल 30 या उससे अधिक विद्यार्थियों ने अपना कार्य पूरा किया था। ये संख्या दूसरे क्षेत्र में कार्य पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से बहुत कम थी। जब पहला छात्र राक्षस कोर का निरीक्षण करते हुए शिक्षक के सामने पहुंचा, तो उसने सीधे अपने स्पेस बेल्ट में हाथ डाला और अपने सभी राक्षस कोर को हल्के से मेज पर रख दिया। इस छात्र ने कुल मिलाकर केवल 3 राक्षस कोर निकाले। कक्षा 1 के 3 मॉन्स्टर कोर को लापरवाही से देखते हुए मॉन्स्टर कोर का निरीक्षण करने के प्रभारी लगभग 50 वर्षीय शिक्षक ने सिर हिलाया और कहा, हम बुरा नहीं है, आप उत्तीर्ण होने के योग्य हैं। तुम्हारा नाम क्या है? शिक्षक जी, मेरा नाम करण मयूर है, निरीक्षण कर रहे युवक ने उत्साहित होकर कहा। 2 शब्दों, बुरा नहीं, ने पहले ही इस तथ्य की पुष्टि कर दी थी कि शिक्षक उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शिक्षक द्वारा प्रशंसा पाना उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। शिक्षक ने अपनी कलम उठाई और कागज के एक टुकड़े पर जानकारी दर्ज की, फिर कहा, जाओ और अपना स्पेस बेल्ट अकादमी को लौटा दो। अपने राक्षस कोर ले लो। इसके अलावा, ये एक बैज है जो आपकी महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। शिक्षक ने मेज के नीचे से एक बैज निकाला और छात्र को थमा दिया। छात्र ने खुशी खुशी सहमति दे दी। उन्होंने सावधानीपूर्वक और कोमलता से बैज लिया और फिर वे अत्यंत प्रसन्नचित होकर मंच से नीचे चले गए। अगला ... इसके बाद छात्र छात्राएं एक के बाद एक आगे बढ़े और मूल्यांकन के लिए अपने मॉन्स्टर कोर शिक्षक को सौंप दिए और उसी समय उनकी रिकॉर्डिंग भी की गई। ये प्रक्रिया काफी तेज थी और पलक झपकते ही दर्जनों लोग गुजर चुके थे। उनमें से अब तक राक्षस कोर की सबसे कम संख्या 2 थी और सबसे बड़ी संख्या ने 8 को बाहर निकाल दिया था, जिससे मूल्यांकन करने वाला बुजुर्ग एक पल के लिए हैरान रह गया था। इसी समय एक असाधारण व्यक्तित्व वाला सुंदर युवक अपने विशाल अंगों की जांच कराने के लिए आया। युवक के माथे पर एक छोटा सा निशान था और संभवतः ये जंगल में हाल ही में लगी चोट थी, क्योंकि उस निशान पर अभी भी खून के निशान थे। युवक शांतिपूर्वक बुजुर्ग के पास गया और चुपचाप अपना स्पेस बेल्ट उतार दिया। फिर उसने राक्षस कोर निकालना शुरू किया और उन्हें एक एक करके मेज पर रखना शुरू किया। जैसे ही वह उन्हें हटा रहा था, मेज जल्द ही 6 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर से भर गई। फिर भी उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह अपने स्पेस बेल्ट से लगातार राक्षस कोर को बाहर निकालता रहा। उनकी गतिविधियां बिल्कुल भी जल्दबाजी वाली नहीं थीं, तथा उनके चेहरे पर उदासीनता का भाव था, जिससे ऐसा आभास होता था कि वे बहुत दृढ़ व्यक्ति हैं। जब युवक ने पहली बार 6 राक्षस कोर निकाले, तो निरीक्षण करने वाले शिक्षक को अंततः होश आ गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई और उसने प्रशंसा के भाव से युवक की ओर देखते हुए हल्के से सिर हिलाया। जल्द ही युवक ने 10 विशालकाय कोर बाहर निकाल लिए। इस समय राक्षस कोर का निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। युवक की ओर उसकी दृष्टि अब प्रशंसा भरी नहीं, बल्कि आश्चर्य भरी थी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा था, 10 श्रेणी 1 जादुई जानवरों को मारना और उनसे राक्षस कोर प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान काम नहीं था। इसके अलावा, युवक ने अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों को यह संकेत मिल गया कि उसने अभी भी अपने स्पेस बेल्ट से सभी राक्षस कोर को निकालना समाप्त नहीं किया है। छात्र पंक्ति में खड़े हो गए क्योंकि इस युवक को इतने सारे राक्षसी कोर निकालते देख वे पहले ही अवाक रह गए थे। उन्होंने सोचा कि जंगल में 2 to 3 राक्षस कोर प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी ऊर्जा खर्च की थी। उनके लिए ये पहले से ही एक अद्भुत उपलब्धि थी। उनमें से कई लोगों को तो इस पर गर्व भी महसूस हुआ। फिर भी उनके सामने खड़े युवक ने एक ही सांस में पिछले 3 दिनों में प्राप्त किए गए राक्षसों की तुलना में कई गुना अधिक राक्षसों को बाहर निकाल लिया था। वे कैसे आश्चर्यचकित न होंगे। प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों के विरुद्ध कई बार लड़ने के बाद उन्हें इस बात का गहरा एहसास हो गया था कि संत स्तर तक पहुंचे बिना लोहे के हथियार का उपयोग करके इतनी मोटी चमड़ी वाले प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों को मारना अत्यंत कठिन था। युवक ने दर्शकों के हाव भाव पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो उसने उन्हें देखा ही न हो। उसकी गतिविधियां अभी भी बंद नहीं हुई थीं,
और वह बिना रुके एक के बाद एक अपने स्पेस बेल्ट से राक्षस कोर को बाहर निकालना जारी रखा। जल्द ही मेज पर 15 राक्षसी कोर जमा हो गए, फिर भी युवक ने रुकने का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। वह अब भी पहले की तरह ही शांत था और उसने बहुत शांति से अपने स्पेस बेल्ट से और अधिक राक्षस कोर निकालना जारी रखा। इस समय मंच पर उपस्थित सभी शिक्षक आश्चर्य और अविश्वास से उस युवक को देख रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी संत नहीं बना है, 3 दिनों में 10 से अधिक जादुई जानवरों को मारना शायद तभी संभव हो सकता है जब वह 5 से 6 लोगों के साथ मिलकर काम करे, लेकिन 3 दिनों में अकेले इतने सारे जादुई जानवरों का शिकार करना वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके बारे में शिक्षकों को असंभव लगता था, जब तक कि वे सभी जादुई जानवर गंभीर रूप से घायल न हों। मंच के ऊपर बैठे उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम गौरव घोष लगता है। उन्होंने पिछले साल ही अकादमी में प्रवेश लिया है। केवल 1 वर्ष के बाद वह 8 संत बल परत से 1 परत के शिखर पर पहुंच गया। ये गति काफी अच्छी है। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक संत पर हमला करने की भी कोशिश की थी। हालांकि वह अंततः असफल रहे, लेकिन यह मानना होगा कि म्यू कबीले ने इस बार वास्तव में एक अच्छा युवा उत्तराधिकारी भेजा था। उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज थोड़ी देर के लिए रुके, फिर अपनी नजर पंक्तिबद्ध रुद्रसेन और राघव की ओर घुमाई और बुदबुदाए, मैं वास्तव में रुद्रसेन और राघव की फसल का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वे दोनों वास्तव में अंतिम दिन श्रेणी 2 के जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए तीसरे क्षेत्र में भाग गए थे। उनकी शक्तियां स्पष्ट रूप से अभी संत स्तर की नहीं हैं। हे भगवान, द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए लोहे के हथियारों पर निर्भर रहना सचमुच बहुत अकल्पनीय है। यदि मैंने व्यक्तिगत रूप से उन दोनों को एक पूरी तरह से अक्षत श्रेणी 2 जादुई जानवर को मारते हुए नहीं देखा होता, तो मैं ये विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाता कि ऐसी स्थिति सच थी। ऐसा लगता है कि न केवल प्रधानाध्यापक ने एक अच्छे प्रशिक्षु को स्वीकार किया है, बल्कि लो सिटी का सेन कबीला जो इतने लंबे समय से चुप था, वह निकट भविष्य में रुद्रसेन की वजह से अपने पूर्व गौरव को वापस पालेगा। जब युवक ने 23 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर निकाल लिए, तब जाकर वह अंततः रुका। उसने शांति से निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग को नोट करते हुए देखा और कहा, गुरुजी, ये वे राक्षस कोर हैं जिन्हें मैंने प्राप्त किया है। निरीक्षण के प्रभारी बुजुर्ग ने 23 राक्षस कोर पर एक नजर डाली और एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने भावनाओं से भरी चमकती आंखों से उस युवक की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गौरव घोष, युवक ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। बुजुर्ग की निगाहें धीरे धीरे गंभीर होती गईं और उन्होंने पूछना जारी रखा, गौरव घोष, क्या तुमने ये राक्षस कोर अकेले हासिल किए हैं या इसके लिए तुमने दूसरों के साथ मिलकर काम किया है? गौरव घोष के चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उन्हें बहुत पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा होगा। गुरुजी, ये विशालकाय कोर केवल मेरी कड़ी मेहनत से प्राप्त हुए हैं। ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। उन्होंने गौरव घोष की ओर प्रशंसा से परे भाव से देखा, फिर मुस्कुराए और सिर हिलाया। अच्छा अच्छा अच्छा, गौरव घोष, है ना? बहुत अच्छा, आपके परिणाम अत्यंत उत्कृष्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में भी कड़ी मेहनत करते रहेंगे। बुजुर्ग ने ये नहीं पूछा कि गौरव घोष ने 23 राक्षस कोर कैसे प्राप्त किए थे, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि ये राक्षसी कोर अकेले गौरव घोष की कड़ी मेहनत से प्राप्त किए गए थे। आखिरकार तियान युआन महाद्वीप में ताकत ही सब कुछ थी। जब तक कोई अंतिम विजय प्राप्त कर सकता है, चाहे किसी भी प्रकार के बेईमान तरीकों का उपयोग किया जाए, कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। बुजुर्ग के मुंह से प्रशंसा भरे शब्द सुनकर गौरव घोष मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसी समय बुजुर्ग ने आसमानी नीले रंग की बेल्ट और बैज ले लिया। उन्होंने उन्हें गौरव घोष को सौंप दिया और कहा, यह एक स्पेस बेल्ट है जो आपने हमें पहले दिया था, और यह आपका बैज है। उनकी उचित देखभाल करें। गौरव घोष ने शांतिपूर्वक स्पेस बेल्ट और गौरव का बिल्ला स्वीकार कर लिया तथा मंच से उतरने से पहले 23 राक्षस कोर को पुनः अपने स्पेस बेल्ट में डाल दिया। शुरू से अंत तक गौरव घोष ने अहंकार या गर्व का एक भी निशान नहीं दिखाया था। उनका चेहरा हमेशा एक जैसा उदासीन रहा। रुद्र की निगाहें गौरव घोष पर तब तक टिकी रहीं जब तक वह मंच से उतर नहीं गया। अपने दिल में उन्होंने गौरव घोष का नाम पहले ही याद कर लिया था। अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर उन्होंने महसूस किया कि गौरव घोष संभवतः काफी जटिल व्यक्ति थे और उन्होंने अभी तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। भविष्य में वह निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ हासिल करेगा, बस यह अभी भी अज्ञात है कि वह दोनों में से किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेगा। क्योंकि गौरव घोष ने 20 से अधिक मॉन्स्टर कोर निकाल दिए थे, इसलिए निम्नलिखित छात्रों ने जब अपने मॉन्स्टर कोर निकाले तो उनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई। उनमें से अधिकांश के पास न्यूनतम 2 मॉन्स्टर कोर ही थे। जिन लोगों के पास 2 से अधिक थे उनकी संख्या बहुत कम थी। गौरव घोष के 23 मॉन्स्टर कोर के अलावा सबसे अधिक फसल पिछले 8 मॉन्स्टर कोर की थी। निरीक्षण शीघ्रता से पूरा हो गया और शीघ्र ही रुद्र की बारी आ गई।
इस समय अध्यक्ष की सीट पर बैठे उप प्रधानाध्यापक के साथ साथ कुछ अन्य शिक्षकों की निगाहें तुरंत चमक उठीं। उनकी आंखें रुद्र पर बारीकी से टिकी थीं और उनमें अत्यधिक एकाग्रता के भाव दिख रहे थे। उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज, जो पहले अपनी सीट पर लेटे हुए थे, अपनी पीठ सीधी करने के अलावा कुछ नहीं कर सके और उम्मीदों से भरे हुए रुद्र की ओर देखने लगे। यद्यपि वह जानता था कि रुद्र ने जंगल में काफी जादुई जानवरों को मार डाला था, लेकिन वह इन काफी का सटीक संख्यात्मक मूल्य नहीं जानता था। रुद्र शांतिपूर्वक राक्षस कोर का निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग के पास गया और अपना सिर नीचे करके 2 मीटर लंबी मेज को देखने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी का भाव दिखा और कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, गुरुजी, क्या आप कृपया बड़ी मेज पर बैठ सकते हैं? रुद्र की बातें सुनकर जो बुजुर्ग व्यक्ति बारीकी से निरीक्षण कर रहा था, रुक गया और असमंजस में पड़कर पूछा, तुमने अभी क्या कहा? ये देखकर कि मेज पहले से ही बहुत बड़ी नहीं थी तथा उसके ऊपर पहले से ही कुछ कम मूल्य की वस्तुएं रखी हुई थीं, रुद्र के चेहरे पर केवल एक असहाय भाव ही दिखाई दिया। ये टेबल वास्तव में बहुत छोटी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपने सभी राक्षसी कोर को इसमें फिट कर सके, जो उसके स्पेस बेल्ट को लगभग पूरी तरह से भर देते थे। हाँ गुरुजी, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर दें? यह मेज बहुत छोटी है, रुद्र ने आगे कहा। रुद्र की बात सुनकर राघव को छोड़कर उसके पीछे खड़े सभी छात्रों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। वे सब रुद्र की ओर अजीब नजरों से देखने लगे और कुछ को संदेह हुआ कि उन्होंने उसे गलत सुना है। उनकी राय में, यदि आपको अपने राक्षस कोर सौंपने की आवश्यकता है तो बस उन्हें सौंप दें। आप इस बात की परवाह क्यों करेंगे कि उपयोग की जा रही मेज कितनी बड़ी है? क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं था? वो व्यक्ति कौन है? वह सचमुच बहुत लापरवाह है, यहाँ तक कि उसने शिक्षक से टेबल बदलने के लिए भी कहा। वह सचमुच मूर्ख है जो शिक्षक स्टीव से ये कहने का साहस कर रहा है कि इतने सारे लोगों के सामने मेज बहुत छोटी है। सबसे अकल्पनीय बात तो यह है कि वह चाहता है कि टीचर स्टीव उसके लिए टेबल बदल दें। हे भगवान, उसे शिक्षक स्टीव से टेबल के इस्तेमाल के बारे में बात करने के लिए कहना पड़ा। क्या वह नहीं जानता कि शिक्षक स्टीव पवित्रा प्रकाश अकादमी में सबसे सख्त शिक्षक हैं? चर्चा के दौरान कई लोग रुद्र की ओर इशारा करके उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई मूर्ख हो। निरीक्षण करने वाले बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और रुद्र को गंभीरता से देखने लगा। वह नाक भान सिकोड़कर धीमी आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आपने एक शिक्षक से भी इस तरह भिड़ने की कोशिश की थी। ये तालिका बहुत पहले तैयार की गई थी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ इसलिए बदला जा सके क्योंकि आपने कहा कि इसे बदला जाना चाहिए। रुद्र के शब्दों से न केवल निरीक्षण करने वाले शिक्षक चिढ़ गए, बल्कि पीछे से निरीक्षण कर रहे कुछ शिक्षक भी अप्रसन्न भाव से रुद्र की ओर देखने लगे और भौहें सिकोड़ने लगे। रुद्र के शब्द शिक्षकों के प्रति पूरी तरह से अपमानजनक थे। लोगों में से किसी ने भी इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि रुद्र ने टेबल में बदलाव का अनुरोध किया था क्योंकि वर्तमान टेबल में उसके स्पेस बेल्ट के अंदर सभी राक्षस कोर को फिट करने का कोई तरीका नहीं था। बेशक कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो अपवाद थे, फिर भी उनका व्यवहार बहुत शांत था। उनके चेहरों पर केवल हल्की मुस्कान झलक रही थी। ये वे लोग थे जिन्होंने रुद्र और राघव को ब्लू वुल्फ किंग्स के एक समूह को क्रूरतापूर्वक मारते हुए देखा था। इस समय उनके पीछे चमकदार आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की रुद्र की आकृति को संदेह से देख रही थी, गहरी सोच में डूबी हुई थी और धीरे से फुसफुसा रही थी, अजीब है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी परछाई कुछ जानी पहचानी सी है, शायद मैं उससे कहीं मिला हूं। लड़की ने गहराई से सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसके मन में एक परिचित आकृति उभरी। अगले ही पल उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ एक जादुई रंग उभर आया। वह अनजाने में चिल्ला पड़ी, रुद्रसेन, वह रुद्रसेन है। लड़की की आवाज बिल्कुल भी छिपी नहीं थी, इसलिए कई लोगों ने उसे सुना। जैसे ही सभी ने रुद्रसेन का नाम सुना, उनके चेहरे बदलने लगे क्योंकि जो छात्र बेतहाशा रुद्रसेन को गालियां दे रहे थे, उन्होंने आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपना मुंह बंद कर लिया। रुद्रसेन एक ऐसा नाम था जो पूरे पवित्र प्रकाश अकादमी में प्रमुख था और लगभग हर कोई उसके बारे में सुनता था। हालांकि बहुत से लोगों ने वास्तव में नहीं देखा था कि वह कैसा दिखता था। जिन्होंने देखा था उनमें से अधिकांश नए छात्र थे। रुद्र का चेहरा कीचड़ और मैल से धुंधला हो गया था, जिसके कारण उसका बहुत कम हिस्सा साफ बचा था। उसके कपड़े भी इतने फटे हुए थे कि वह एक भिखारी जैसा लग रहा था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें सबके सामने पंक्ति में खड़ा करने पर भी कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। रुद्रसेन का नाम सुनते ही राक्षस कोर का निरीक्षण करने वाले शिक्षक ने जब नजदीक से देखा तो उनके होश उड़ गए। जाहिर है, रुद्रसेन एक ऐसा नाम था जिससे शिक्षक भी परिचित थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि रुद्र के पास उन्हें नई मेज लाने का आदेश देने का उचित अधिकार था। शिक्षक का मुंह अविश्वास में एक बार फिर खुला रह गया। फिर वह दोबारा बोलने के लिए तैयार हुए,
लेकिन उसी समय अकादमी बोर्ड के गुप्ता राज ने आवाज लगाई, कोई तुरंत एक बड़ी मेज लेकर आओ। उसके चेहरे पर असंतोष की जगह मुस्कान थी। वह रुद्र की ओर उत्सुकता से देख रहा था, मानो उसे पहले से ही पता चल गया था कि रुद्र बड़ी मेज क्यों चाहता था। उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज देखने में 34 वर्ष के लगते थे, लेकिन पवित्र प्रकाश अकादमी में उनकी प्रतिष्ठा असाधारण रूप से ऊंची थी, जो स्वयं प्रधानाध्यापक के बाद दूसरे स्थान पर थी। जब वह बोला तो सभी अध्यापक चुप हो गए। कुछ अध्यापकों को छोड़कर अन्य अध्यापकों को ये समझ में नहीं आया कि उप प्रधानाध्यापक क्या कहना चाह रहे थे। ये सोचना कि उन्होंने एक बड़ी तालिका की मांग की थी। हालांकि मूल तालिका एक छात्र के मॉन्स्टर कोर की गिनती दर्ज करने के लिए पर्याप्त थी, बड़ी तालिका का कोई उपयोग ही नहीं था। इसके तुरंत बाद 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी मेज को मंच पर उठा लिया गया तथा निरीक्षण करने वाले शिक्षक द्वारा इस्तेमाल की गई मूल मेज को हटा दिया गया। रुद्र सेन, आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए, है ना? निरीक्षण करने वाला शिक्षक बड़ी मेज के सामने बैठा था। रुद्र के प्रति उनका रवैया बहुत अच्छा नहीं था। ये स्पष्ट था कि रुद्र द्वारा बड़ी मेज की मांग ने 50 to 60 वर्षीय शिक्षक पर बहुत बुरा प्रभाव डाला था। ये देखकर कि उस बुजुर्ग के मन में उसके प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है, रुद्र कड़वी मुस्कान के बिना न रह सका। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महज इस बात के कारण शिक्षक उसके खिलाफ कुछ सोचेंगे। यह निश्चित रूप से उसकी उम्मीदों के विपरीत था, लेकिन रुद्र को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके बाद रुद्र ने सीधे अपना स्पेस बेल्ट हटा दिया। अन्य छात्रों के विपरीत, जिन्होंने राक्षस कोर को एक एक करके निकाल दिया था, उसने सीधे मुट्ठी भर 10 राक्षस कोर उठाए और उन्हें बाहर खींचकर हल्के से मेज पर रख दिया। ये सभी राक्षसी कोर हल्के सफेद रंग के थे तथा एक वयस्क की उंगली के आकार से लगभग एक वृत्त बड़े थे। रुद्र को एक साथ 10 राक्षस कोर बाहर निकालते देख, हालांकि मूल्यांकन करने वाला बुजुर्ग पहले रुद्र के कार्यों से असंतुष्ट था, वह अंदर से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि जैसे ही मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने यह मान लिया था कि ये सभी राक्षस कोर रुद्र के पास थे, रुद्र का हाथ एक बार फिर से उसके अंतरिक्ष बेल्ट में पहुंच गया और राक्षस कोर का एक बड़ा मुट्ठी भर बाहर निकालना जारी रखा। एक बार फिर उसके हाथ में 10 सिक्के थे। अब सामने मेज पर पहले से ही 20 राक्षस कोर थे। ये देखकर मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आश्चर्य से रुद्र की ओर देखा और मन ही मन सोचा, रुद्रसेन की ख्याति सचमुच ही अनुचित नहीं है। यद्यपि वह अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा है, फिर भी वह एक संत को हराने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में काफी कुशल है। इसके बाद रुद्र ने अपने स्पेस बेल्ट में हाथ डाला और एक बार फिर मुट्ठी भर राक्षस कोर को बाहर निकाला और धीरे से मेज पर रख दिया। जैसे ही कठोर राक्षस कोर लकड़ी की मेज के संपर्क में आए, डोंग 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 की आवाज गूंज उठी। रुद्र को एक बार फिर अपने स्पेस बेल्ट से 10 राक्षस कोर निकालते देख, मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसकी आंखों में अब पूर्ण आश्चर्य झलक रहा था, क्योंकि अब तक रुद्र ने 30 राक्षस कोर निकाल लिए थे, जो गौरव गौस से 7 अधिक थे। एक छात्र के लिए, जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा था, जंगल के अंदर 3 दिनों के भीतर 30 वर्ग 1 जादुई जानवरों को मारना निस्संदेह एक रिकॉर्ड था। यहाँ तक कि वह बुजुर्ग जो पहले दुनिया भर में घूम चुका था और कई चीजें देख चुका था, वह भी अविश्वास से अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। यद्यपि इन जादुई जानवरों की आक्रमण शक्ति अपेक्षाकृत कम थी, फिर भी 1 संत बल परत के शिखर पर मौजूद एक छात्र के लिए उन्हें मारना कोई आसान काम नहीं था। जब रुद्र ने 30 मॉन्स्टर कोर पकड़े, तो उसका मूल्यांकन कर रहे अध्यापक आश्चर्यचकित हो गए। साथ ही उसके पीछे खड़े अन्य अध्यापक भी इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। केवल कुछ अध्यापकों के चेहरे पर मुस्कान थी, जिन्हें इस मामले की अंदरूनी जानकारी थी, जबकि उसके पीछे पंक्ति में खड़े विद्यार्थी उस समय अचंभित रह गए थे जब उसने 30 विशालकाय कोर बाहर निकाले थे। लेकिन रुद्र ने अपने आसपास के शिक्षकों और छात्रों के स्तब्ध भावों को देखने की जहमत नहीं उठाई। जब सब लोग उसे घूर रहे थे, तो उसके हाथ एक बार फिर से स्पेस बेल्ट में गए और मेज पर रखने के लिए राक्षस कोर का एक और गुच्छा उठाया। जब उसका हाथ रुकने से इनकार कर दिया, तो सभी अध्यापक सुस्त भाव से देखते रहे, क्योंकि चक्र दोहराया गया और उसने अपने स्पेस बेल्ट में हाथ डालकर एक और मुट्ठी भर लिया। जैसे ही रुद्र ने मेज पर मुट्ठी भर राक्षस कोर रखे, बड़ी आधिकारिक मेज राक्षस कोर से भर गई। यद्यपि वे सभी श्रेणी 1 के मॉन्स्टर कोर थे, लेकिन चूंकि वे विभिन्न प्रजातियों से आए थे, इसलिए उनके कोर एक ही आकार या आकृति के नहीं थे। छोटे कोर लगभग एक व्यक्ति के बड़े पैर के अंगूठे के आकार के थे, और सबसे बड़े कोर एक छोटे बच्चे की मुट्ठी के आकार के थे। चाहे वह छात्र हो या शिक्षक, दोनों समूहों को रुद्र ने सदमे में डाल दिया था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी संत स्तर पर नहीं पहुंचा है, 3 दिनों के अंतराल में लगभग 100 श्रेणी 1 जादुई जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना। यदि कोई ये बात किसी और से कहने की कोशिश करे, तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। इस समय कुछ लोगों को छोड़कर अन्य किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह रुद्र ही था जिसने इन सभी जादुई जानवरों को मार डाला था।
कई लोगों ने सोचा था कि राक्षस कोर की इतनी बड़ी मात्रा इसलिए थी क्योंकि कई लोगों ने उसे राक्षस कोर इकट्ठा करने में मदद की थी या फिर उसने उन्हें चुरा लिया था। आम सहमति ये थी कि वह अकेले उन सभी श्रेणी 1 जादुई जानवरों को नहीं मार सकता था। आधिकारिक मेज को रुद्र के लगभग 100 राक्षस कोर से ढका हुआ देखकर उन्हें गिनने के प्रभारी शिक्षक ने गहरी सांस ली। हालांकि उसके दिल में यह विचार था कि रुद्र को अपने राक्षसी मूल के लिए कई अन्य समूहों से लड़ना पड़ा होगा। हालांकि उन्हें रुद्र की ताकत की प्रशंसा करनी पड़ी, यहाँ तक कि जब चोरी जैसे अपमानजनक कृत्यों की बात आती थी तो शिक्षकों को इसकी परवाह नहीं होती थी क्योंकि यह तियान युआन महाद्वीप में एक सामान्य घटना थी। रुद्र के पास लगभग 100 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर देखकर उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। वह अपने दिल में जानता था कि दूसरे क्षेत्र में राक्षस कोर की तलाश करने वाले लोगों की संख्या इतनी कम थी क्योंकि उन्हें रुद्र ने लूट लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि रुद्र ने किसी और से सभी राक्षस कोर चुरा लिए थे, अन्यथा सभी ने जादुई जानवरों को मारने से शक्ति के वैध प्रदर्शन द्वारा अर्जित राक्षस कोर के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती। इस ताज़ा घटनाक्रम से उप प्रधानाध्यापक गुप्ता राज आज काफी भावुक हो गए तथा उनका दिल भी दहल गया। हालांकि उसी समय इसमें थोड़ी सी शंका भी थी कि क्या यह संभव है कि रुद्र और राघव हथियारों में क्यूई डाले बिना भी आसानी से जादुई जानवरों को मार सकें। क्या वे अब खेती का उपयोग नहीं कर रहे थे? अप्रत्याशित रूप से रुद्र और राघव दोनों ने पिछले 3 दिनों में लगभग 100 जादुई जानवरों को मार डाला था। शिक्षक की आंखों में काफी उलझन थी। इसके तुरंत बाद उसने मेज पर पड़े राक्षस कोर गिनना शुरू कर दिया। शिक्षक ने यह नहीं पूछा कि रुद्र ने ये राक्षस कोर कैसे प्राप्त किए, क्योंकि निश्चित निष्कर्ष उसके दिमाग में पहले से ही स्पष्ट था। राक्षस कोर की गिनती जल्दी से की गई। मूल्यांकन के प्रभारी वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, यहाँ कुल 98 राक्षस कोर हैं। यह आपकी स्पेस बेल्ट है। कृपया अब अकादमी की स्पेस बेल्ट वापस कर दीजिए। बुजुर्ग ने रुद्र को एक हरे रंग का स्पेस बेल्ट दिया। यह वही स्पेस बेल्ट था जो रुद्र के पिता रतोर सेन ने उसे तब उपहार में दिया था जब वह सेन वंश छोड़कर चला गया था। रुद्र ने कुछ देर तक अपने हाथों में अकादमी की स्पेस बेल्ट को देखा और कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा, गुरुजी, फिलहाल कृपया मेरी बेल्ट का ध्यान रखें। इस मूल्यांकन के समाप्त होने के बाद मैं अकादमी को स्पेस बेल्ट लौटा दूंगा। ये सुनकर बुजुर्ग ने बाहें सिकोड़ ली और असमंजस में पूछा, क्या? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अकेले रुद्र ने लगभग 100 राक्षस कोर प्राप्त कर लिए थे, लेकिन रुद्र के प्रति बुजुर्ग का रवैया स्पष्ट रूप से बदल गया था। शिक्षक, मेरे स्पेस बेल्ट में अभी भी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर हैं, इसलिए मुझे बाद में क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मूल्यांकन में भाग लेना होगा, रुद्र ने स्पष्ट कहा। अभी मूल्यांकन केवल क्लास 1 मॉन्स्टर कोर के लिए किया जा रहा था। क्लास 2 मॉन्स्टर कोर के लिए मूल्यांकन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता। क्या ऐसा है? आपके पास अभी भी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर हैं? ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था और वह रुद्र की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगा। केवल बड़े साहब ही नहीं, मंच पर बैठे अन्य अध्यापक भी उसी भाव से रुद्र को देख रहे थे। रुद्र ने सिर हिलाया, हाँ गुरुजी। ये सुनकर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। रुद्र की ओर उसकी दृष्टि गंभीर हो गई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने रुद्रसेन के बारे में फैली अफवाहों को सचमुच कम करके आंका था। हालांकि उन्होंने इस मामले पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और अपना हाथ लहराया। ठीक है, इन राक्षस कोर को संग्रहित करें। आप मूल्यांकन के दूसरे दौर में भाग लेना जारी रख सकते हैं। इसके बाद रुद्र ने लगभग 100 राक्षस कोर को अपने अंतरिक्ष बेल्ट में वापस रख दिया और मंच छोड़ दिया। हालांकि अब मंच पर मौजूद शिक्षक और उसके आसपास खड़े छात्र दोनों ही रुद्र को बिल्कुल अलग भाव से देख रहे थे। उनकी दृष्टि जटिल थी, ईर्ष्या, जलन और यहाँ तक कि कुछ हद तक तिरस्कार से मिश्रित थी। मंच से उतरने के बाद रुद्र भीड़ में वापस नहीं आया। इसके बजाय वह उन लोगों के पास चले गए जो क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मूल्यांकन के लिए कतार में खड़े थे। मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे सभी छात्र पहले ही संत स्तर पर पहुंच चुके थे और सुभाष के समूह को छोड़कर सभी ने आश्चर्य और संदेह के भाव से रुद्र को देखा जब वह उनके पास आया। वे तीसरे क्षेत्र में रुद्र से भी नहीं मिले थे और यह स्पष्ट था कि उन्हें यह अत्यंत असामान्य लगा कि एक व्यक्ति जो अभी तक संत नहीं बना है वह वर्ग 2 राक्षस कोर का प्रदर्शन कर सके। उन्हें यह विश्वास करना बहुत कठिन लगा कि रुद्र ने वास्तव में तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया था और श्रेणी 2 के जादुई जानवरों को मार डाला था। इसके अलावा वह कम से कम 2 श्रेणी 2 राक्षस कोर हासिल करने में कामयाब रहा था। रुद्र के पीछे राघव खड़ा था। रुद्र के चले जाने के बाद राघव भी मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग के सामने आ गया। इस समय राघव का पवित्र प्रकाश अकादमी के प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षु होना कोई रहस्य नहीं रह गया था। सभी शिक्षक उसे पहचानते थे। जब राघव पास आया तो मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, मुझे आश्चर्य है कि इस बार तुम्हारा लाभ कितना रहा। राघव हंसा, लेकिन जवाब में कुछ नहीं बोला। जैसा कि रुद्र ने किया था
उसने अपना हाथ अपने स्पेस बेल्ट में डाला और सीधे राक्षस कोर का एक बड़ा मुट्ठी भर बाहर निकाला और फिर उन्हें हल्के से मेज पर रख दिया। राघव की मुठ्ठियां रुद्र की मुठ्ठियों से थोड़ी बड़ी थीं, इसलिए हर बार उनमें 14 to 15 राक्षस कोर समा जाते थे। मेज पर 14 to 15 विशालकाय कोर देखकर मूल्यांकन करने वाला बुजुर्ग मुस्कुराने लगा और उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि उस व्यक्ति से अपेक्षित था जिस पर हेडमास्टर की नज़र है। यद्यपि उसका हृदय और शरीर बाघ जैसा है और उसमें चतुराई की कमी है, फिर भी उसकी प्रतिभा देखकर कोई भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। 14 to 15 राक्षस कोर निकालने के बाद राघव की हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुकी। वह एक बार फिर अपने स्पेस बेल्ट में हाथ डालकर मुट्ठी भर राक्षस कोर बाहर निकालने लगा। छात्र और शिक्षक सभी मेज की ओर देखते रहे। धीरे धीरे राक्षस कोर की संख्या बढ़ती गई, जब तक कि उनकी संख्या दर्जनों में नहीं हो गई। जब राघव ने अंततः लगभग 100 राक्षस कोर निकाल लिए, तभी वह रुका। अपने द्वारा प्राप्त किए गए सभी राक्षस कोर को देखकर राघव ने सीधे तरीके से हंसते हुए खुशी से कहा, गुरुजी, ये मेरे द्वारा प्राप्त किए गए राक्षस कोर हैं। उस समय आसपास के सभी शिक्षक और छात्र अवाक रह गए। वे सभी अविश्वास के भाव से मेज पर रखे लगभग 100 बड़े कोर को देख रहे थे। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और फिर राघव को गौर से देखते हुए धीरे से कहा, अच्छा राघव, तुमने बहुत अच्छा किया और अपने मालिक के सामने तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं गिरी। ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपना सिर नीचे किया और राक्षस की कोर गिनना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि राघव ने वे राक्षस कोर कैसे प्राप्त किए। अपने दिल में उसने पहले ही राघव के राक्षस कोर इकट्ठा करने के साधनों को रुद्र के साथ जोड़ दिया था। बुजुर्ग ने जल्दी से राक्षस कोर की गिनती पूरी की और कहा, यहाँ कुल 97 राक्षस कोर हैं। ये कहते हुए बुजुर्ग ने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। जब उसने नोट करना समाप्त कर दिया तो बुजुर्ग ने एक अति सुंदर, बहुत अच्छी तरह से निर्मित काले रंग का स्पेस बेल्ट निकाला, जो कुछ रत्नों से सुसज्जित था, और इसे गौरव के बैज के साथ राघव को सौंप दिया और कहा, राघव, ये वह स्पेस बेल्ट है जिसे आप हमारी देखभाल में छोड़ गए थे, साथ ही ये गौरव का बैज है जिसे आपने अर्जित किया है। अपने राक्षस कोर इकट्ठा करें और फिर अकादमी स्पेस बेल्ट को अकादमी में वापस कर दें। एक नज़र में ही ये स्पष्ट हो गया कि यह उच्च श्रेणी का स्पेस बेल्ट राघव को हेडमास्टर ने तब दिया था जब वह हेडमास्टर का प्रशिक्षु बन गया था। अन्यथा उसके जैसे सामान्य परिवार में जन्मे बच्चे के पास इस स्पेस बेल्ट जैसी उच्च श्रेणी की वस्तु खरीदने का कोई रास्ता नहीं होता। यद्यपि तियान युन महाद्वीप में इस प्रकार के अंतरिक्ष बेल्ट असामान्य नहीं थे, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग रख सकें। राघव की नज़र कुछ देर तक काले स्पेस बेल्ट पर टिकी रही। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मैं इस स्पेस बेल्ट को आपकी देखरेख में रखना चाहता हूँ। मेरे पास अभी भी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर हैं। क्या आपके पास क्लास 2 मॉन्स्टर कोर भी है? ये सुनकर मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने अत्यंत आश्चर्य से उसकी ओर देखा, साथ ही उसके मन में अविश्वास की एक झलक भी छिपी थी। राघव की बातें सुनकर मंच पर बैठे अन्य अध्यापकों की एक दूसरे के प्रति अविश्वास भरी नजरें घूम गईं। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि रुद्र के बाद एक और छात्र होगा जो अभी तक संत स्तर पर नहीं है और जो कक्षा 2 राक्षस कोर हासिल करने में कामयाब हो गया है। मूल्यांकन करने वाले उस बुजुर्ग ने जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई। राघव, क्या आप तीसरे क्षेत्र में गए थे? हालांकि बुजुर्ग का सवाल उसकी जिम्मेदारियों से बाहर था, फिर भी वह अपने दिल में उठ रही जिज्ञासा की प्रबल भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सका। हालांकि उसने पहले ही उत्तर का अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब तक राघव स्थिति की पुष्टि नहीं कर देता, तब तक वह निश्चित रूप से उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। राघव ने सिर हिलाया और दबी आवाज में बोला, हाँ, मैं तीसरे क्षेत्र में गया था। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने पूछना जारी रखा, क्या आपने जादुई जानवरों को मारने से अपनी कक्षा 2 राक्षस कोर हासिल की है? इस तथ्य के बावजूद कि वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा था, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि केवल बुजुर्ग ही नहीं थे जो उत्तर जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। यहाँ तक कि मंच पर मौजूद सभी शिक्षकों की भी यही राय थी और वे स्पष्ट पुष्टि चाहते थे। इसका एक हिस्सा मुझे और रुद्रसेन को जादुई जानवरों को मारने से मिला था। राघव का कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने केवल आधी कहानी ही बताई। ये सुनकर बुजुर्ग ने आश्चर्य और अविश्वास से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि आपने और रुद्रसेन ने श्रेणी 2 के जादुई जानवरों को मार डाला? राघव ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। इस उत्तर से मंच पर उपस्थित सभी शिक्षक आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से कई लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाए कि उन्होंने अभी क्या सुना था। 2 छात्रों द्वारा, जो अभी तक संत भी नहीं बने थे, कक्षा 2 के जादुई जानवरों को मारना पवित्र प्रकाश अकादमी के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद राघव ने अपने राक्षसी कोर को छुपाया और मंच से चला गया। वह क्लास 2 मॉन्स्टर कोर मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के समूह में शामिल हो गया और रुद्र के पीछे खड़ा हो गया।
हालांकि इस समय तक राघव और रुद्र पहले से ही सभी के ध्यान का केंद्र बन चुके थे, और जो लोग इस कार्य में असफल हुए थे, जो वर्तमान में उनके पीछे खड़े थे, वे दोनों को काफी ईर्ष्या से देख रहे थे। उनमें से कई ऐसे थे जो प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों से बचने के लिए दयनीय रूप से इधर उधर भाग रहे थे, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र और राघव, जो उनसे उच्च स्तर पर नहीं थे, न केवल दूसरे क्षेत्र में 100 प्रथम श्रेणी के राक्षस स्कोर हासिल करने में सफल होंगे, बल्कि द्वितीय श्रेणी के राक्षस स्कोर भी हासिल करेंगे। इससे वे बहुत ही असमंजस में पड़ गए तथा उच्च कक्षा के कुछ छात्रों को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके तुरंत बाद क्लास 1 मॉन्स्टर कोर का मूल्यांकन समाप्त हो गया। सबसे अधिक राक्षस स्कोर वाले खिलाड़ी रुद्र थे, जिनके पास कुल 98 राक्षस स्कोर थे, जबकि राघव एक कम राक्षस स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर थे। इन दोनों के पास गौरव गौस, जो तीसरे स्थान पर थे, की तुलना में कई गुना अधिक मॉन्स्टर कोर थे। लोगों की भीड़ के बीच गौरव गौस की आंखें रुद्र और राघव को देखकर आश्चर्य से चमक उठी और वह खुद से बुदबुदाया, राघव, रुद्र सेन, आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है। आप दोनों वास्तव में विशेषज्ञ हैं जो संतों को हरा सकते हैं। मुझे आप दोनों से बातचीत करने का मौका मिलना अच्छा लगेगा। यद्यपि रुद्र और राघव ने गौरव गौस की प्रसिद्धि छीन ली थी, फिर भी उन्होंने असंतोष का एक भी निशान नहीं दिखाया। वह अब भी पहले की तरह उदासीन था, मानो ये कोई मामूली बात हो जिसका उस पर कोई प्रभाव ही न हो। तभी सुभाष प्रसन्न भाव से रुद्र के पास गया और धीमे स्वर में बोला, चौथे भाई, तुम दोनों बहुत ही असामान्य हो। 3 दिनों के भीतर आप में से प्रत्येक ने लगभग 100 मॉन्स्टर कोर हासिल करने में कामयाबी हासिल की। सुभाष के स्वर में उसकी खुशी छिपी नहीं थी और वह गर्व से रुद्र की ओर देखने लगा। रुद्र बिना कुछ कहे मुस्कुराया। अचानक उसकी नज़र बदल गई क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे देखा तो फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक उसे विषैली घृणा से घूर रहा था। युवक की निगाहें उसकी हत्या की तीव्र मंशा को छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थीं, और यह इतनी गंभीर थी कि रुद्र अपनी बाहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। हालांकि जब रुद्र ने युवक के रूप को थोड़ा और करीब से देखा तो उसका दिल अचानक धड़कने लगा। वह युवक समुंदर गुप्ता था, जिसके सभी राक्षस कोर रुद्र द्वारा लूट लिए गए थे। समुंदर गुप्ता के राक्षस कोर को निर्दयतापूर्वक उससे चुरा लिया गया था और उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया गया था। यद्यपि इससे उसकी गतिविधियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह और उसके साथियों का समूह अपनी युद्ध भावना पूरी तरह खो चुका था, इसलिए वे दूसरों के राक्षसी कोर चुराने या बाद में जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए ऊर्जा एकत्र करने में असमर्थ थे। इस प्रकार समुंदर गुप्ता के समूह का कार्य विफलता के साथ समाप्त हुआ। रुद्र मुस्कुराया, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। उन्होंने समुंदर गुप्ता की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जहां तक समुंदर गुप्त जैसे लोगों का प्रश्न है, रुद्र की मुलाकात अपनी पिछली दुनिया में एक घुमक्कड़ के रूप में उनमें से कई लोगों से हुई थी। हालांकि उनमें से बहुत कम में वास्तव में तूफान पैदा करने की क्षमता थी। राक्षस कोर मूल्यांकन का दूसरा दौर जल्द ही शुरू हुआ। जो छात्र संत स्तर तक पहुंच गए थे और अपना कार्य पूरा कर चुके थे, वे क्रमिक रूप से मंच की ओर बढ़े। हालांकि उनमें से 2 अपवाद थे, रुद्र और राघव, जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचे थे, जबकि बाकी सभी लोग पहुंच चुके थे। कक्षा 2 के मॉन्स्टर कोर का मूल्यांकन करने वाला शिक्षक अभी भी वही वरिष्ठ था और मूल्यांकन शीघ्रता से आगे बढ़ा। तीसरे क्षेत्र में हुई सभी चोरियों के कारण कई 100 छात्रों के राक्षस कोर अंततः वहां उपस्थित 30 to 40 लोगों द्वारा एकत्र कर लिए गए। इस प्रकार उन सभी के पास 2 से अधिक राक्षस कोर थे और कई लोगों के पास 10 से अधिक राक्षस कोर थे। यहां तक कि कुछ लोगों ने 23 मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर लिए थे।